Guys, how are you all? I hope you are all fit and fine at home. Friends, इस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन को हम लोग फॉलो कर रहे थे और ये इस पर्टिकुलर सीरीज का हमारा P17 नंबर का वीडियो होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉजेस ऑफ डिक्लाइन इन मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के कौन से रीजंस है उसको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लस अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियोस की टॉपिक की नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक्स के जुड़ जाइए। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ फ्रेंड्स। जहाँ तक बात है माइटी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की, तो बहुत सारे स्कॉलर्स में ऐसा आर्ग्यू चल रहा है दैट कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं हो सकते, बल्कि देर आर टू रीजंस, जिसमें फर्स्ट इज एम्पायर रिलेटेड एंड सेकंड इज रीजन रिलेटेड। स्कॉलर्स का मानना है कि सारे रीजंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एम्पायर रिलेटेड रीजंस एंड सेकंड इज रीजन रिलेटेड रीजंस। एम्पायर रिलेटेड रीजंस में क्या हो सकता है दैट मुगल सेंट्रिक व्यू ऐसा मानते हैं कि मुगल्स का जो डिक्लाइन है उसका मेजर रीजन था जो बड़ा सा स्ट्रक्चर था, जो बड़ा सी फंक्शनिंग थी एम्पायर की, वो ठीक से नहीं चली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। एंड जो रीजन रिलेटेड व्यू है वो ऐसा मानता है कि मुगल जो एम्पायर था उसका इंस्टेबिलिटी डिफरेंट पार्ट में इतनी बढ़ गई थी दैट उसे कंट्रोल करना, इतने बड़े वास्ट एम्पायर को कंट्रोल करना जो कि औरंगजेब छोड़ के गया था, वो इजी नहीं था। रीजनल रेबेलियंस भी हुए, रीजनल इंस्टेबिलिटीज भी हुई, जिसकी वजह से मुगल्स को बहुत बड़े पैमाने पे लॉस हुए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। एंड आपको देखने को मिलेगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो डिसइंटीग्रेशन की जो प्रोसीजर है वो एक्सिलरेट करना शुरू कर जाती है। एंड मुगल अथॉरिटी को, क्योंकि देखा गया, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर आए वो कहीं ना कहीं बहुत वीक एंड इनकॉम्पिटेंट थे। तो उनके ड्यूरेशन में बहुत सारे चीफ्स ने, बहुत सारे रूलर्स ने मुगल्स की अथॉरिटी को चैलेंज भी किया। ठीक है, और बहुत सारे ने तो ये भी ट्राई किया कि चलो मुगल्स से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। अब ऐसे में तीन मेजर कम्युनिटी थी, सिख्स, मराठास एंड राजपूत। इन्होंने ट्राई किया कि हम चैलेंज करते हैं, बट क्योंकि इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि माइटी मुगल एम्पायर को ओवरथ्रो कर सके। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी अपनी टेरिटरीज को संभाल के रखा, बचा के रखा, एंड मुगल्स के अंडर ही ये लोग क्या करते रहे, रूलिंग करते रहे। अब औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर आए वो कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं थे, तो जिसकी वजह से जो हमारा मुगल एम्पायर है वो धीरे 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 करता हुआ फेल हुआ, धीरे 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 करता हुआ फॉल हो गया। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुगल्स के डिक्लाइनेशन के कॉजेस में चार मेजर कॉज है। सबसे पहला डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार्स। अब देखिए, मुगल का जो पूरा का पूरा एम्पायर था वो औरंगजेब के टाइम पीरियड में दो क्लासेस थे जो पावर शेयर करते थे। एक अपना एम्पायर तो खुद है ही, एम्पायर के साथ देर आर टू क्लासेस, फर्स्ट इज जमींदार एंड सेकंड इज नोबेल्स। ठीक है, मतलब कि अमीर। तो जो जमींदार थे वो हेरिडेटरी ओनर्स थे ऑफ देयर लैंड who have enjoyed certain privileges on hereditary basis and also known as रईस, राजाज, ठाकुर, खुद्स या तो देशमुख्स। अब देखिए, ये जो जमींदार थी ये एक पोजीशन थी जो कि हेरिडिटरी पोजीशन थी, जो कि लैंड की ओनरशिप को डिनोट करती है। अब जमींदार के पास बहुत सारे राइट्स हुआ करते थे, बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। उनको आप देख सकते हो कि रईस या तो राजा, ठाकुर, खुद्स या तो देशमुख के नाम से भी जाना जाता था। एंड इनका मुगल एम्पायर में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले था, एक रोल प्ले था। और वो रोल प्ले क्या था, तो रोल प्ले ये था कि जमींदार रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी बहुत हेल्प करते थे,
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी हेल्प करते थे। ऑल्सो आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू के साथ बहुत सारे सोल्जर्स भी वो मेंटेन किया करते थे। अब औरंगजेब के टाइम में मुगल्स ने ट्राई किया कि हम लोग ज़मींदार की जो पावर है उसे थोड़ी सी कर्ब करते हैं एंड डायरेक्ट पीजेंट से क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। पर आपको देखने को मिल सकता है कि इसमें मुगल्स कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिलती मुगल्स को। इवन आप देखोगे कि औरंगजेब के टाइम में ही जमींदार का जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। एंड जमींदारी सिस्टम का, ये जमींदार का सबसे बड़ा फॉल आउट ये था कि इसकी वजह से जो रीजनल रॉयल्टीज़ है ना, उसको एंकरेजमेंट मिली। रीजनल रॉयल्टीज़ को क्या मिली? एंकरेजमेंट मिली। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही पता चला कि सेंटर में जो रूलर बैठा है वो वीक है, तो जमींदार ने और नोबिलिटी ने साथ में मिलके क्या किया, जो मुगल एम्पायर की वीकनेस थी उसका एडवांटेज लिया। अब नोबिलिटी, ये जो नोबल्स हैं वो आपके किंग्स बनेंगे एंड जमींदार से उन्हें फिनेंशियल सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। और दोनों ने मिलके क्या फॉर्म किया? दोनों ने मिलके एक इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म किया, जो कि अपने आप को मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि मुगल एम्पायर में धीरे धीरे रीजनल जो एस्पिरेशंस थे ना वो बढ़ने लगे। इसके बाद सेकंड मुद्दा, सेकंड प्रॉब्लम, जागीरदारी क्राइसिस। अब देखिए कि नोबिलिटी comprised of people who were either assigned large जागीर्स और मनसब्स और एज ए सूबेदार्स। ठीक है। अब जो नोबिलिटी थी उसमें तीन लोगों का यहाँ पे समावेश होता था, जागीरदार, या तो मनसबदार, या तो सूबेदार। एंड इन लोगों को ये ड्यूटीज दी गई थी कि आपको जो है वो मुगल सूबे को संभालना है। सूबा यानी कि आपका कह सकते हो प्रोविंस। ठीक है। अब इस क्लास में अगर आपको देखने को मिलेगा कि इसी क्लास में बहुत सारे राजपूत रूलर्स भी बिलोंग करते थे, बहुत सारे सूबेदार भी बिलोंग करते थे एंड बहुत सारे मनसबदार भी बिलोंग करते थे। और इसी वजह से बहुत हिस्टोरियंस मुगल रूल्स को जो है कभी कभी द रूल ऑफ द नोबिलिटी भी कहते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे मुगल एम्पायर में नोबेल्स ने पूरे के पूरे एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए बहुत ही एक्टिव पार्ट प्ले किया होता है। ऑल्दो अकबर ने बहुत बारी ट्राई की थी कि एक सिंपल सा हम लोग स्ट्रक्चर बनाए और इन नोबेल्स को, इन जागीरदार्स को, मनसबदार को एक स्ट्रक्चरल वे में लाया जाए। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे इनकम्पिटेंट रूलर आते गए, ये जो नोबिलिटी है वो पूरे पूरी क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ होमलैंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइड। धीरे धीरे इसी पर्टिकुलर नोबिलिटीज में ग्रुपिज्म होने लगा और ग्रुपिज्म में म्यूचुअल राइवलरी होने लगी, जेलेसी एक दूसरे के प्रति, कॉन्टेस्ट फॉर पावर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी वीकर मुगल्स थे वो और वीक होने लगे। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर मुगल्स, यहाँ पे क्योंकि एम्पेरर की जो प्रेस्टीज है वो ऑलमोस्ट नलीफाई हो चुकी थी एंड जो नोबिलिटीज थे वो पावर में आ चुके थे, तो उन्होंने अपने रीजनल एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए रीजनल किंगडम्स बना दिए। राइट। अब थर्ड मुद्दा जो कि ओरिजिनल मुद्दा, दैट इज राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। औरंगजेब का रेन यानी कि उसका जो शासन है वो ऐसा माना जाता है दैट इज इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मुगल्स। राइट। औरंगजेब के टाइम में तीन मेजर कम्युनिटी, जाट, सिख एंड मराठा, अपने आप को अलग किंगडम के रूप में एस्टेब्लिश करने जा रहे थे। अब उनके जो एफर्ट्स है वो इतने सक्सेस हुए नहीं, क्योंकि सेंटर में स्ट्रांग बंदा बैठा था, औरंगजेब बैठा था। बट धीरे 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 इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे रीजनल किंगडम्स को एस्टेब्लिश करते करते पॉलिटिकल इवेंट्स को बहुत बारी इन्फ्लुएंस किया। एंड इसकी वजह से औरंगजेब के टाइम से ही कंटिन्यूस स्ट्रगल शुरू हो गया, जिसने पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एम्पायर को बहुत ही वीक बना दिया। और आने वाले टाइम में आप देखोगे दैट औरंगजेब एंड उसके बाद जो उनका सक्सेस हुआ दैट इज़ बहादुर वन, इन्होंने ट्राई किया कि भाई राजपूत को हम लोग सप्रेस कर सकते हैं, बट इतना कुछ खास ये लोग सक्सेस मिलती नहीं है। क्यों?
द रीजन इज कि जो लेटर मुगल्स बहादुर शाह वन के बाद जितने भी लोग आए उन्होंने क्या किया, पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन अपनाई विद द राजपूत। ठीक है भाई, हम लोग अच्छे खासे दोस्त बन के रहेंगे, आप अपना देख लो, हम लोग हमारा देख लेंगे। बट ये बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि इतने इससे पहले औरंगजेब ने, बहादुर शाह ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हुए थे कि राजपूत इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे मुगल्स के ऊपर। दूसरी साइड मराठास, द ग्रेट मराठास, आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज की आप कह सकते हो कि लीडरशिप में आगे बढ़ रहे थे। एक बहुत ही फॉर्मिडेबल एनिमी साबित होने वाले थे हमारे मुगल्स के लिए। इन्होंने फर्स्ट क्या किया कि फर्स्ट तो महाराष्ट्र में ही अपना जो कंट्रोल है उसे रीगेन करने की ट्राई करी, एंड धीरे धीरे उन्होंने ये शुरू कर दिया कि मुगल एम्पायर की अगुवाई में ही, उसको पूछे बिना सरदेश मुखी एंड चौथ कलेक्ट करना शुरू कर दिया थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, अब देखो, सरदेश मुखी एंड चौथ कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया है मुगल एम्पायर को पूछे बगैर। मतलब आप समझ सकते हो कि मराठास का इन्फ्लुएंस कितना रहा होगा। बाय 1740 मराठास ने जो है गुजरात, मालवा एंड बुंदेलखंड में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो टोटली क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। सो मराठा एंड राजपूत, इन दोनों के साथ पावर स्ट्रगल में मुगल्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गए। इसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो इकोनॉमिक को देखते हैं हम लोग कि भाई नंबर ऑफ आमिर्स एंड रैंक्स ऑफ मनसबदार्स हैड इंक्रीज शार्पली ओवर द टाइम, एंड इतनी लैंड गिफ्ट कर चुके थे ये लोग मुगल्स कि जागीरदारों को देने के लिए बहुत ही कम लैंड बची थी। अब औरंगजेब ने इसे ट्राई किया कि भाई जागीरदार की जो शॉर्टेज है उसे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कर्ब करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो आमिर होते हैं, जो मनसबदार जिसको दिए गई होती है, उस लैंड का कलेक्शन, उस लैंड के रेवेन्यू का कलेक्शन आमिर का और मनसब के पास होता है, और जो जागीर होता है वो डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल की जमीन होती है। अब आमिर्स को जमीन दे दी, मनसबदार को जमीन दे दी, बचा क्या आपके जागीरदारों को देने के लिए या तो स्टेट को कलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे में औरंगजेब ने ट्राई किया कि जितने भी पीजेंट्री है उसको प्रेशराइज करते हैं और उनके वहां से हम लोग जागीर ले लेते हैं। बट इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से पीजेंट्री और आमिर, पीजेंट्री और आपके आमिर, ये दोनों पार्टी एक हो गई और वर्सेस हो गए आपके जागीर्स, जिसकी वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गया। इसके बाद अब देखें कि जितने भी लेटर मुगल्स आए उसमें आपको देखने को मिलता है कि वॉर ऑफ सक्सेशन बहुत सारे हुए। इवन मराठा, राजपूत, जाट्स के साथ भी मुगल्स के वॉर हुए। साथ ही साथ लग्जरियस लाइफस्टाइल थी एम्पायर्स की एंड आमिर्स की। अब खालिसा लैंड में रिडक्शन हुआ। खालिसा लैंड का आपको अगर जानना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको खालिसा लैंड एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप लोग सोचने को जाए कि लग्जरियस लाइफस्टाइल्स थी, वॉर्स इतने हुए, खालिसा लैंड यहाँ पे आपको पिक्चर में आ जाता है, तो इसने क्या किया, इसने स्टेट की ट्रेजरी के ऊपर बर्डन बनाना शुरू किया, और एक ऐसा सिचुएशन आया जिसपे एक्सपेंडिचर जो था एम्पायर का वो बढ़ गया कंपेयर टू इट्स इनकम। मतलब कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी सिनेरियो हो गया, राइट। आपको देखने को मिलेगा कि आगे के टाइम में एक सबसे बड़ा कंपोनेंट जो यूरोपियन ट्रेडर्स साबित होने वाले थे, वो जो ट्रेड था वो मेजरली यूरोपियन ट्रेडर्स ने कवर अप कर लिया था। तो मुगल्स के पास इतना ट्रेड भी नहीं बचा था जहाँ से इनकम वो लोग गेन कर सके। सो अगेन दिस इज इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जिसने औरंगजेब के बाद डबल चौबल स्पीड पकड़ी है। एंड एम्पायर जो है, क्योंकि इतने अच्छे एंड कॉम्पिटेंट रूलर नहीं थे, धीरे धीरे क्या होता गया, धीरे धीरे वीक होता गया, राइट। सो दिस आर द बेसिक 4 रीजंस, जो 4 मेजर कॉजेज समझ जाती है इन द डिक्लाइन ऑफ माइटी मुगल एम्पायर, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपकी यूपीएससी के लिए। तो व्यूज़ को हम लोग, मैं एक पूरा का पूरा अलग सेशन बना रहा हूँ जिसमें हम लोग हर एक के व्यूज़ पढ़ेंगे, क्या कहना चाहते थे वो किस टॉपिक के बारे में। जैसे कि कॉजेज ऑफ हमारे डिक्लाइन इन मुगल एम्पायर हो गया, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद हम लोग सारे व्यूज़ देखेंगे, राइट। सो स्टे ट्यून विथ अस, एंड आज के लिए, आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, राइट। एंड इसकी नोट्स चाहिए आपको तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी नोट्स भी मिल जाएगी। एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।